किन किन परिवारों से आएंगे। प्रदर्शन हो रहे हैं उसके समर्थन में, बताइए, प्रदर्शन हो रहे हैं और कोई बोल नहीं रहा है। क्यों? हम इतना भी ये इस स्तर पर आ गए हैं कि हम इस गलत का भी विरोध नहीं कर सकते। क्या हम वाकई में एक आधार नंबर बन गए हैं? हम आदमी नहीं, अब एक नंबर है सिर्फ। उस राजनीति की बुनियाद कहां से आ रही है? इतना मसाला जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से 3 साल से आप देख रहे थे, कितना लाइटनिंग स्पीड से कितनी घटनाएं हो गई। अगर आप काउंट करना चाहते हैं तो मारे गए लोगों की संख्या 5-10 है और मारने वालों की संख्या अगर आप भीड़ को भी जोड़ लें उसमें 5-10 उसको सपोर्ट करने वाले में तो 100-200। और किसी की अभी साबित भी नहीं हुआ कि फलाने, पहले होता था कि फलाने पार्टी के नेता ने कोई बम का सप्लाई कर दिया, पैसे का सप्लाई किया, ये सब साबित नहीं होगा क्योंकि ये अब होता नहीं है। वो उस जहर से आपके बच्चे को ह्यूमन बॉम्ब में बदला जा रहा है। और अभी आपको लगता है कि आपकी रियलिटी से दूर किसी अलवर में, राजसमंद में, फरीदाबाद में ये घटना हो रही है। आप इंतज़ार कीजिए, पब्लिक स्कूलों में भी ये चीज़ें होने लगेंगी। बच्चे एक दूसरे को मज़हब के नाम पर बोलने टोकने लगे हैं। तो हम पोटेंशियल अपने ही बच्चे को ह्यूमन बॉम्ब में बदल रहे हैं। तो अगर आपको किसी वैचारिक कारण से, राजनीतिक कारण से मारे जाने वालों के प्रति कोई हमदर्दी नहीं है तो कम से कम अपने प्रति तो आपकी हमदर्दी होनी चाहिए ना। क्या आप इस बात के लिए तैयार हैं कि अपने बच्चों को आप हत्यारा बना देंगे? बताइए ना, तैयार हैं आप? तो फिर क्या देख रहे हैं आप टेलीविजन में 24 घंटा हिंदू मुस्लिम के नाम पे? क्या पागल हो जाने की हद तक आप देखेंगे? क्या तलवार बंदूक लेकर मारना शुरू करेंगे अपने ही नागरिकों के इसके नाम पे? ये तर्क कहां जाएगा? कि कोई कहता है कि हम दीपिका का सर काट लेंगे, वो टीवी में बुलाया जाता है और उसके बहाने लोग हिस्ट्री की राइटिंग, रीराइटिंग पर डिबेट कर रहे हैं। आपको आपके संवेदनशीलता को नंबर में बदला जा रहा है। तो अगर आपको कलयुग से प्यार है तो इस नंबर में बदलने से प्यार मत कीजिए, आप नंबर मत बनिए। कलयुग की यही खूबी है कि हर आदमी एक डिफरेंट क्रीचर है। जो लोग इस व्यवस्था को खत्म करना चाहते हैं उनका यही इरादा है कि आपको एक नंबर में बदल दिया जाए। उपाय मैं बताता हूं। आप अपने बच्चों में कल्पनाएं पैदा कीजिए, फैंटेसी पैदा कीजिए, खुद के भीतर भी फैंटेसी पैदा कीजिए। आप महसूस करेंगे कि कितने दिनों से आपने फैंटेसाइज नहीं किया। 24 घंटा ट्विटर, व्हाट्सएप और ये टेलीविजन के 4 बंदर आपको पागल बना रहे हैं। ये गोदी मीडिया जो है, ऐसे नहीं कहता हूं मैं, कोई पागल नहीं हो गया हूं। अंदर से देखा है इस सिस्टम को, ये कितना खतरनाक हो रहा है। आपको एक सूचना विहीन इंफॉर्मेशन के मीडियम जो है वो आपके पास खूब है, मेरे पास भी आईफोन है, उसमें ट्विटर है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, पॉडकास्ट है, मीडियम बहुत है, इंफॉर्मेशन एक ही तरह का है। तो जो इंफॉर्मेशन आपको मिल रहा है इलेक्शन से लेकर हर चीज़ का, वो दरअसल एक नंबर है। वो सब चीज़ को एक नंबर में रिड्यूस किया जा रहा है जहां आप ह्यूमन ना रहें। ये है एंटी कलयुग। तो अगर आप कलयुग को बचाना चाहते हैं, जिसकी इतनी खूबसूरती है कि जहाज़ भी आपके पास होगा, प्लास्टिक सर्जरी आप ही कर सकते हैं, आशीर्वाद देने से नहीं होगा, तो वो करामात आप हासिल कर सकते हैं आज की दुनिया में। तो इस कलयुग को बचाइए। ये कुछ और नहीं, ये लोकतंत्र है जहां लोग अपनी प्रमुखता सबसे ऊपर रखते हैं। तो बच्चों में फैंटेसी पैदा कीजिए, वो जहर से बच जाएंगे, ख्वाब देखने लगेंगे, मोहब्बत करने लगेंगे, दीपिका से भी मोहब्बत करने लगेंगे। वो अच्छी अदाकारा हैं और उसकी सर की कसम खाने लगेंगे। ये एक फ़ायदा होगा काटने की जगह। वो कहेंगे कि मैं दीपिका के खूबसूरत सर की कसम खाकर कहता हूँ कि तुम दीपिका से भी सुंदर हो।
क्या किया? हमने हरा दिया उस नायिका को जिसका सर काटने की बात हो रही थी, जिसकी फिल्मों के लिए हम गए, आहें भरकर लौटे, उसकी अदाकारी की तारीफें की। क्या किया? क्या हासिल क्या हो रहा है उसके बदले में आपको? एक्सप्रेसवे की चिंता मत कीजिए, ठेकेदारों का अपना इंतजाम है, कोई मंत्री नहीं रहेगा तब भी एक्सप्रेसवे बन जाएगा आपके घर के ऊपर से, और वो वहां भी बन रहा है जहां उसकी जरूरत नहीं है। और हम टीवी देख रहे थे, उस पर डिबेट, जिस एंकर को सड़क पे चाय पीने नहीं गया होगा बहुत दिनों से, वो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि इसके लिए इंडिया एक नंबर है, एक नेता है, एक आइडियोलॉजी है, एक पॉलिटिक्स है। समझिए ना इस बात को। मैं आपके बच्चों के लिए कह रहा हूं, और मुझे आप पर भी भरोसा नहीं कि आप भी आधे ह्यूमन बॉम्ब में ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। कब कहां बस में, ट्रेन में फटेंगे किसी गुस्से में, गर्मी इतनी है गुस्सा आ जाएगा, और लड़ने वाले का मजहब पता चलेगा, आप और वायलेंट होकर उसको मार आएंगे। मर तो वो जाएगा, हत्यारा तो आप बनेंगे ना। चंदा जमा हो रहा है इस देश में, कहां तक गिरना है, तो इसको कोर्स में पढ़ाया जाए क्या? ये हिंदू मुस्लिम को क्या किया जाए इसके बारे में? हम लोग तो लिख के बोल के पीढ़ियों से लोग थक गए, कब तक ढोना है इसको? सर काटने पे बहस हो रही, तो वो तलवार चमका रहा था। तो खैर, तो मेरा यही कहना है कि बच्चों को फैंटेसी सिखाइए, उनको कल्पनाओं की दुनिया में ले जाइए। इस देश में अभी भी टीवी और इन सारी दुनिया पॉलिटिक्स के बाहर एक चीज़ है, लेकिन राजनीति से उन्हें भगाइए मत। उन्हें राजनीति का सामना करना सिखाइए, तर्कों से, भावनाओं से नहीं। बस हम इस कलयुग को ठीक से समझ लें, इस खेल को समझ लें। दोस्तों, ये प्यार करने का युग है। फिर से मोहब्बतों का कोई सिलसिला शुरू करो। मेरे यारों, कोई गीत ऐसा गाओ, कोई सीन ऐसा रचो कि हम किसी को छूते ही, या हमें कोई छूते ही किसी दूसरे लोक में चला जाए, किसी दूसरे शहर में चला जाए, दौड़ने लगे, भागने लगे, एक दूसरे से लिपट जाए, गाने लगे प्यार का कोई नगमा। शुक्रिया मुंबई, आपने मुझे सुना, मैंने आपको सुनाया। थैंक यू। Excuse me, your mic. This one. Check. So everybody, it's time for a short Q&A. You can shoot your questions from there and sir will definitely be answering. Yes, please. Go ahead. आपके विचारों से हमें काफ़ी प्रेरणा मिली है साहब जी, और हम चाहते हैं कि आगे हम क्या करें, क्योंकि आप जो कहते हैं कि जिस आदमी की आलोचना हो रही है वो आदमी आज गुजरात में जीत रहा है, एक तरफ जनता उसको समर्थन दे रही है, दूसरी तरफ हम जैसे लोग ताली भी बजा रहे हैं। आखिर ये सब हो क्या रहा है, मेरे समझ में नहीं आता है। एक तरफ हम चाहते हैं कि ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, और दूसरी तरफ वही जो शक्तियाँ जिसको हम सांप्रदायिक शक्तियाँ कहती है, वो शक्तियाँ फिर से आगे बढ़ रही है। इसका क्या उपाय है? Hello, check. देखिए, आप भी बहुत जल्दबाजी में एक नंबर बनाने का ही काम कर रहे हैं। किसी को जीतने दीजिए ना, जनता को किसी को वोट देने दीजिए। वोट देना और चुनाव में जीत जाना सारे सवालों का अंत नहीं होता है। सवालों का सिलसिला किसी के जीतने के बाद भी, किसी के हार जाने के बाद भी बनाए रखिए। क्या होता है, हार्ड फैक्ट का सामना करने में आप खुद भी देखेंगे, और मुझे भी होता है, आपको भी होता होगा, बहुत तकलीफ होती है, सबको होती है। जो पावर में होता है उसको बहुत ज़्यादा होती है, वो पागल हो जाता है, उसको लगता है कि सवाल ही पूछ के मेरी कुर्सी ना ले जाए वो। तो आप पूछने का सिलसिला रखिए, बच्चों को थोड़ा आप उससे जोड़िए, उन सवालों से सिखाइए। चेक कीजिए सर कि वो व्हाट्सएप में क्या कर रहे हैं, फेसबुक में क्या कर रहे हैं, चेक कीजिए, वरना नेहरू का इतिहास तो बदल जाएगा। उनका तो जो बदलना था वो बदल गया, वो बना के गए दुनिया से। नेहरू के इतिहास बदलने के नाम पे जो जहर फैला रहे हैं, उससे आपके ख़ानदान का इतिहास खराब हो जाएगा, ये मैं बता रहा हूँ। Check.
Any other question? वो मानव बम में बदल जाएगा, इतनी नफरत करने लगेगा एक धर्म को लेके, इतना जहर भर लेगा, कहीं भी फट जाएगा वो और मरेगा वो खुद। उसका कोई जवाबदेही नहीं होगी, किसी नेता पे उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं आएगी, ना किसी राजनीतिक दल पे उसका कोई जवाबदेही आने वाला। जी सर, एक से पूछ लीजिए। Sir, this is Somnath. We are big fans of yours. आपको क्या लगता है इस कलयुग में अभी बहुत गिरना बाकी है, and then there will be some ray of hope या उम्मीद, या हम दूसरी तरफ से उठ भी रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। तो कहाँ वो गिर रहा है जरूर, माध्यमों पे नहीं। देखिए, हमारी आपकी आदमी होने की कुछ फितरत पे भी तो भरोसा रखेंगे ना। हम आदमी नहीं रहेंगे क्या? नहीं रहना चाहते? आपका बच्चा होगा, जब आप उसे गोद में उठाएंगे तो क्या आप आदमी की तरह महसूस नहीं करेंगे? करेंगे ना। उस पर भरोसा रखिए, लेकिन निगाह रखिए, क्योंकि इससे नुकसान हो जाएगा। बच्चे नहीं हैंडल कर पा रहे हैं। स्कूल से लौटते हैं बच्चे, मैं उनसे बात करता हूं तो यही कहते हैं कि हमारे दोस्तों ने कहा तुम मुसलमान हो, तुम्हारे यहाँ बिरयानी बनती है। क्या है ये? यही चलेगा क्या? और फिर ऊपर से कहेंगे हम राष्ट्रवादी हैं, हम ये हैं, तो वो भी तो नहीं चलेगा ना। तो राष्ट्रवादी क्या? एक दूसरे से पहले प्यार तो कर लो यार। इसकी बात, मोहब्बत की बात कौन कर रहा है? कोई नहीं कर रहा है। किसी लगता है कि वो करेंगे तो मेरा कहीं वोट ना खराब हो जाए। जिसको करना चाहिए वो भी इससे डरा हुआ कि मेरा वोट खराब हो जाएगा। क्या ये सवाल या चिंताएं सिर्फ वोट तक ही सीमित हैं? नहीं होनी चाहिए ना। आप देखो छोटे छोटे शहरों में, अभी आप देखना बड़े शहरों के पब्लिक स्कूल में इस तरह की घटनाएं होने वाली है, क्योंकि एक सिटीजन को लगेगा, एक हिस्से को, कि उसका एंटाइटलमेंट नहीं है इस कंट्री में, और एक को लगेगा कि उसका एक्स्ट्रा एंटाइटलमेंट है इस देश में पैदा होने के कारण, और वो कानून और संविधान से ऊपर है, उसका कोई कुछ नहीं कर सकता। जिस दिन ये भाव उसमें आ जाएगा, वो मार देगा अपने दोस्त को। और उसको जस्टिफाई करने के लिए टीवी में 2 प्रवक्ता आएंगे, कहेंगे मारने वाला हिंदू, मरने वाला मुसलमान, मरने वाला हिंदू, मारने वाला मुसलमान। आप लिस्टिंग तो कीजिए ना कि टीवी पे कितनी डिबेट हुई है 3 साल में जिसका हिंदू मुस्लिम डिबेट से रिलेशन। फैक्ट्री में बदल गए हैं बॉस। हम लोग को फैक्ट्री खोल दिया है 4 चैनलों के जरिए, और लगातार वो जहर में बदल रहा है। और कोई मुद्दा ही नहीं है क्या इस देश में? कभी तलाक जाता है, कभी रानी पद्मावती आ जाती है, अंत ही नहीं हो रहा है इसका। तो हमको तो अगर आप अलर्ट नहीं करेंगे, जा के इसके खिलाफ नहीं बोलेंगे, फिर से बोलने का वक्त आ गया है। आप नहीं बोलेंगे, बच्चों को सेंसिटाइज नहीं करेंगे, मुझे डर है कि आप बचे हुए हैं या हम बच जाएंगे उससे। नहीं सर, हाय सर। सर, वैसे ज़्यादातर तो सहमति है आपसे जो आप बोल रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें हैं जो एड्रेस नहीं हो पा रही हैं। जैसे कि ये करनी सेना है या जितने भी ये कम्युनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो ये विजिलेंटिज्म में आ जाते हैं, आप अगर इनके लीडर्स देखें तो ज़्यादातर आर्मी के रिटायर्ड मेजर जनरल हैं। जैसे करनी सेना के मेजर जनरल थे जिन्होंने, और दूसरे फिर अभी ये जो मेजर जनरल जीडी बख्शी है, ही इज़ एसोसिएटेड विद आरएसएस, और जो कर्नल पुरोहित का हमने देखा था अभिनव भारत। तो अब क्या होता है कि हम आर्मी के बहुत बड़ी पोस्ट पे हैं, तो हम लोग बोलते हैं नहीं यार आर्मी तो बड़ा सेक्रेट इंस्टीट्यूशन है, क्यों उसको क्रिटिसाइज़ करें। तो ज़्यादातर मैंने उनका क्रिटिसिज्म देखा नहीं है। एक और चीज़ सर, और यही जो उनके फॉलोअर्स हैं जो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी बोलते हैं यार ये तो आर्मी का बंदा है बहुत बड़ी पोस्ट पे, तो ये बोल रहा होगा तो सही बोल रहा होगा। तो वो चीज़ हम एड्रेस नहीं हो पाती है, मुझे ऐसा लगता है। आप बताइए। पहले तो ये सेना वेना तो होना नहीं चाहिए, वो अपना कोई और नाम रख लें। लेकिन हाँ, ये दौर हुआ है। देखिए क्या हो रहा है कि सेना के लोग रिटायरमेंट के बाद कहीं जुड़ जाएं, उसे कोई समस्या नहीं है। लेकिन हो ये रहा है कि आप सेना उनके जो पूरे जीवन का योगदान रहता है, उसके ज़रिए इन कबाड़ विचारधाराओं को आप सपोर्ट करने लगे। तो हमें ये फ़र्क करना पड़ेगा कि कोई सेना का है तो क्या कानून से ऊपर है? क्या लोकतंत्र और समाज की बाकी मर्यादाओं से ऊपर है कि इसलिए कि वो सेना में है? नहीं है ना। वो हमारा हिस्सा है। अगर वो सेना भी तो हमारा वैल्यू करती है ना, तभी तो हमारे लिए है वो, और तभी तो हम उसके लिए हैं। ये तो म्यूचुअल है। अभी जो ये विवाद हुआ तो उसमें जो हमारे सेनाध्यक्ष थे, पूर्व सेनाध्यक्ष दीपक कपूर, उनकी निष्ठा पे भी लोगों ने शक कर दिया। तो ये खेल होगा। ये अब राष्ट्रवाद के पास कोई सामान बचा नहीं है। वो एक फेल आइडिया है। उस फेल आइडिया को बीच बीच में वो कभी उसमें उम्मीदें जग जाती हैं, फिर फेल हो जाता है, फिर लोग कहते नहीं हमें ग्लोबल होना है, फिर करना है लोकल होना है।
तो 200-250 साल का इतिहास है उस राष्ट्रवाद का, उससे ज़्यादा का क्या इतिहास, आप बता दीजिए। आप खोजिए, जाके खोज के बताइए। कोई स्वतंत्र शब्द हो तो फिर बताइए, वो तो खोज के ले आएंगे कि हाँ शब्द लिखा हुआ है, लेकिन राष्ट्र को जिस अर्थों में हम देख रहे हैं वो तो नहीं था ना। 200-250 साल का तो इतिहास है ना। तो सेना का इस्तेमाल हो रहा है। अब वो इस्तेमाल इस हद तक चला आया कि हम दीपक कपूर को भी कह सकते हैं कि आप गद्दार हैं और आप भारत के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं। रात को वो भी दिल्ली में, वो भी एसपीजी वाले गए हैं, एक रिटायर्ड प्राइम मिनिस्टर गए हैं, एक्स प्राइम मिनिस्टर तो एसपीजी के साथ ही जाते हैं। तो ये लोग सब साजिश कर रहे हैं, ठीक तो नहीं है। तो हमें सेना को अपने बीच में बहुत सम्मान के साथ लेकिन बहुत तार्किकता के साथ एक्सेप्ट करना है। उनको भी कोई अधिकार नहीं है कि वो कुछ भी बोल सकते हैं या उनको कुछ भी करने का अधिकार नहीं है। हर कोई अपने कर्तव्य और जिम्मेदारी, एक तो जो सरकारी जिम्मेदारी है, संवैधानिक जिम्मेदारी, और एक जो लोकतांत्रिक जिम्मेदारी है, उससे बंधा हुआ है। आपको उसकी मर्यादा का ख्याल रखना पड़ेगा, चाहे आप सर्विंग जनरल हैं, चाहे आप रिटायर्ड जनरल। लेकिन टीवी वालों के पास चूंकि मान्यता प्राप्त लोग ऐसे नहीं थे, कोई ढंग का आदमी तो बोल नहीं सकता था, तो ऐसे लोगों को लाया गया। तो उनकी पहचान में चूंकि उनके सेना के अनुभवों को उभारा गया और फिर वो एक सामान्य जनता को ये बताया गया कि ये हमारे राष्ट्र के प्रतिनिधि हैं जो ये बात कह रहे हैं। तो हमें इसको समझना है, बताना भी है, खुद को भी ये कहना है कि उनकी किसी बात का विरोध करना सेना का विरोध करना नहीं है, उनके सेना में बिताए गए समय का या अनुभव का या उपलब्धियों का विरोध करना नहीं है। इतनी सी तो बात हो सकती है ना। क्या किसी फिल्म स्टार को ये छूट है कि कुछ भी कह देगा चल जाएगा? जब उसको छूट नहीं है, प्रधानमंत्री को छूट नहीं है, तो फिर एक सेनाधिकारी को क्यों छूट मिलनी चाहिए? किस लिए? क्या सेना के लोगों ने दावा किया? नहीं। वहां भी लोग इस लोकतंत्र के वैल्यू को हमसे कहीं ज्यादा समझते हैं। बहुत सी ऐसी खबरें आती रहती हैं, लेकिन वो लोग भी समझते हैं। तो उनका हमारी राजनीति इस्तेमाल कर रही है मान्यता देने के लिए कि उसमें राष्ट्रवाद में देश प्रेम घोलो, तो एक टैंक लगाओ यूनिवर्सिटी में, टैंक लगाने की मांग आप एक रिटायर्ड जनरल से कराओ, ये सब कराओ। क्लास में टीचर मत रखो लेकिन टैंक रख दो, पढ़ो फिर टैंक से। फिर फीस देना क्या है? फिर आप ऑर्डर करके एक टैंक अपने घर में रख लो, काहे को चल के जाओगे यूनिवर्सिटी? फिर हर मोहल्ले में एक टैंक होना चाहिए, यूनिवर्सिटी तोड़ दीजिए। फिर जो भी कर रहा है वो तो देश के लिए ही कर रहा है ना। थोड़ा तो रैशनैलिटी को आप ले आइए। थोड़ा ये जो मीडिया टेलीविज़न जो है ना, इससे बचाइए सोसाइटी को। ये माचिस की तिली हर रात को जलाते हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है। हर रात चिंगारी बांट रहे हैं ये लोग, ये पत्रकारिता नहीं कर रहे हैं। जलेंगे तो जो भी दर्शक हैं उसके, उनको उसका खमियाजा तो भुगतना पड़ेगा। एंकर को कोई रिस्क नहीं है, वो सेट हो चुका है लाइफ में। Sir, I applaud you for the brilliant sense of satire that you used, but a few couple of points where I disagree. One thing is that Kaliyug is not something that exists right now. It has existed over the past as well, because we have seen the disaster of Bhopal gas tragedy or the inefficiency of coal block allocation. In addition to that, we also feel that when it comes to Aadhaar, it is not just I'll do that. When it comes to Aadhaar, it is not just a number, it is a method of tracking, and I think it will do away with the inefficiency of our supply chain that existed. Firstly, but my question right now is that, as you rightly pointed out, media is extremely biased and it will always harp upon the number of points where it will be able to fit the public. The public is interested in certain judgments. Right now, there is less of facts and more of judgment that we rely upon. How do we convert it into more of facts, less of judgment, and forming our own opinion? That's my question. मैंने जो कहा है कंट्रोल सिस्टम की जो बात है, आप देखिएगा कि ये हाल के 10-15 साल के पूरी दुनिया में जो कंट्रोल का प्रोसेस है, सीसीटीवी और ये जो आधार नंबर है या जो भी आइडेंटिटी नंबर है, उसके आने के बाद से ज़्यादा बढ़ा है। अपने ही लोगों पे आप शक कहाँ तक करेंगे? आप कहाँ तक करेंगे? आपके पैदा होने से नागरिकता मिल जाती थी। संविधान में तो कहीं नहीं लिखा हुआ है कि जब तक आपके पास नंबर नहीं होगा आप नागरिक नहीं होंगे। आपको सरकार के संसाधनों पर आपका हक नहीं होगा, इनका हवाओं पर आपका अधिकार नहीं होगा, समंदर पर आपका अधिकार नहीं होगा।
एक सब्सिडी बांटने की बात हो रही है, जैसे लग रहा है कि दुनिया में कहीं पहले सब्सिडी नहीं बटी थी। बता नहीं रहे हैं कि उससे पहले कितना ज़्यादा लोगों को दे रहे हैं, केवल यही बता रहे हैं कि पहले से पैसा ज़्यादा पहुंच रहा है। आप बताओ ना लोगों को मिल कहाँ रहा है, वो तो नहीं बता रहे हैं। क्या करना चाहिए? देखिए, ये बहुत मुश्किल काम है। कुछ लोग प्रयास कर रहे हैं, कुछ लोगों ने जो फैक्ट चेकिंग का काम शुरू किया है, पर वो मास मीडिया में नहीं बदले हैं। अभी भी जो ज़्यादातर दो दर्शक हैं वो इन्हीं अखबार और टीवी के दायरे में हैं। इनके प्रति आपको दो फैसला करना पड़ेगा। आप राजनीतिक फैसला जो मर्जी करें वो ठीक है, वो हमारे समाज के ही लोग हैं ना। आप वो गलत करेंगे तो आप हो सकता है 5वें साल में आप उनको सज़ा दे देंगे। इनको सज़ा देने का आपके पास कोई प्रावधान नहीं है, कुछ भी प्रावधान नहीं है। तो आप जो है वो टीवी को लेकर जो पॉलिटिकल पार्टी के प्रति टीवी के जरिए जो लॉयल्टी पैदा कर रहे हैं, मत कीजिए आप उसको। जो वो कह रहा है कम से कम आंख बंद करके अब आप ये कह सकते हैं ये यकीन करने लायक नहीं, मत कीजिए। कुछ प्रोसेस आपको भी देखिए, लोकतंत्र में हम समझते हैं कि सिटीजन होना बड़ा फोकट का काम है। दरअसल मुझे भी यही लगता था, पर अब मुझे समझ में आता है कि एक अच्छा सिटीजन होना, आईआईटी के लिए आप जितनी तैयारी करते हैं उससे कहीं ज़्यादा तैयारी करनी पड़ती है। बहुत सारी चीज़ों के लिए आपको खुद मेहनत करना पड़ता है। आप सिटीजन बाय डिफ़ॉल्ट नहीं होते हैं डेमोक्रेसी में, बहुत मेहनत करनी पड़ती है सर। अपने विकल्पों का, चॉइसेस का बहुत तरीके से इस्तेमाल करना पड़ता है, वो आपको करना पड़ेगा, बताया जाएगा। हम सब एक डेमोक्रेटिक सेटअप में हैं, लेकिन क्या हम डेमोक्रेटिक होने के जो कर्तव्य हैं वो पूरा करते हैं? शायद नहीं। हम जानने की जो प्रक्रिया है वो हमारी कैसी है, आप खुद से भी तो चेक कीजिए। क्यों आसान है आपको इमोशंस पे ज़्यादा बहका के ले जाना, और क्यों मुश्किल है फैक्ट्स को रख के डिबेट करना और चीज़ों को रखना और पर्सपेक्टिव बताना? क्योंकि उसको पता है कि आप मेहनत नहीं करते हैं। वो जानता है नेता से बड़ा स्मार्ट आदमी कोई नहीं होता है, तभी तो इतने बड़े लेवल पे इंस्टीट्यूशन को मैनेज करता है, इतने बड़े लेवल पे लोगों को, क्राउड को मैनेज करता है। आप खुद बता दीजिए, कोई आइडियोलॉजी की बात नहीं है। क्या ये जो टीवी चल रहा है देखने लायक है क्या? खुद बता दीजिए ना। आपकी सेंसिबिलिटी जो आपके माँ बाप ने जिस तरह के माहौल में पैदा किया है, आप चाहेंगे इस तरह से? आप यही सिखाया जाता है कि दफ्तर में अब तो ये है कि आपकी जो फीमेल कॉलीग है, अगर आप चीख के बात करेंगे तो वो सेक्सुअल हैरेसमेंट है। वो पूरे देश के साथ हैरेसमेंट कर रहा है, खुलेआम रोज चीख रहा है, वो रोज चीख रहा है। और कोई फीमेल प्रवक्ता है उसके उस पर भी चीख रहा है, डेली सेक्सुअल हैरेसमेंट कर रहा है वो। तो फिर हम अपने बच्चों को ना पढ़ाएं? फिर ये बात करने का लहजा क्या हो, कायदा क्या हो, मत पढ़ाइए फिर। उससे लोग इंस्पायर हो रहे हैं। वो एक इम्पॉर्टेंट और पावरफुल मीडियम है। इसके खतरे को आप समझिए कि आपके लोकतंत्र को आपने ऐसे थोड़ी हासिल किया था। 100 साल लड़ा है आपने, कितने लोगों ने जाके कुर्बानी दी है, तो ये लोकतंत्र मिला। फोकट में मिला है क्या? किसी एक आदमी के सपने के लिए मिला है क्या? कि अरबों लोगों के सपने के लिए ये लोकतंत्र मिला है? आप बताइए किसके लिए सपना मिला है? अरबों लोगों के लिए मिला है ना। उस सपने में आप भी पार्टिसिपेंट हैं और आप भी उसके हकदार हैं। सिर्फ वो नेता नहीं जो खुद को गरीब करने के लिए 30 करोड़ की रैली करता है, आप भी हैं। तो ये टीवी वाले जो आपको ये एहसास दिला रहे हैं, जो चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, कहीं कोई सूचना नहीं, पूरी ग्राउंड रिपोर्टिंग बंद हो गई है टेलीविजन में। तो जब हम जानेंगे नहीं गांव के बारे में, शहरों के बारे में, तो हम बोल क्या रहे हैं? तो जब हम कुछ नहीं जानेंगे तो हम खाली बर्तन की तरह तो बजेंगे ना। ये भी तो हमारे बाप दादा पहले लिख चुके हैं, हमारे बोलने से पहले। हम बज रहे हैं, सिर्फ शोर कर रहे हैं। स्क्रीन पे बहुत तरह के नंबर आपको आजकल दिखते हैं, और ये वो नंबर है जो आपके सामने, आपकी आंखों के सामने फेक रियलिटी क्रिएट कर रहा है। चाहे वो जीडीपी के नज़रिए से आता हो, चाहे वो WPI के रूप में आता हो, किसी भी रूप में आता हो, वो आपके साथ छल कर रहा है। थैंक यू सर। खत्म नहीं हुआ लास्ट। चल बोलिए। नमस्कार, मैं विनीत कुमार। सिस्टम का सितम में जो आप दिखा रहे हो कि एक नागरिक सिस्टम के सामने कितना दबा हुआ है, कितना कुचला हुआ है, उनको अपना फंडामेंटल राइट्स भी नहीं मिल रहा। मैं अपने आसपास देखता हूँ, मुंबई में लोगों को इसमें इंटरेस्ट भी नहीं है। मुंबई यूनिवर्सिटी के खिलाफ हम लड़ रहे थे तो स्टूडेंट्स सामने आने में भी डर रहे थे कि हम अपने हक के लिए लड़े।
तो आप आपके हिसाब से कैसे हम नागरिक को सशक्त बनाएं? क्योंकि आपके घरों में भी यही सिखाया गया है, मत जाना बाहर, रैली हो रही है। क्या इसके लिए कोई संस्था होनी चाहिए, कोई माध्यम नहीं होनी नहीं चाहिए? नहीं, आप अब कोई संस्था में कहाँ एडमिशन लोगे यार? इतना ट्रैफिक जाम में कोई समय बचा है कहीं जाने के लिए? कोई समय किस शहर में कोई तो समय है नहीं। आप खुद से प्रयास कीजिए, जाइए ना 2-4 प्रोटेस्ट में, जो आपके समाज से अलग है, जो आपके तबके से अलग है। किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप कभी खड़ा होकर गए? आप कभी गए हैं प्रदर्शन में किसी? खुद से पूछिए, किस बात, किस हक से आप दावा करते हैं कि आप डेमोक्रेसी में? आप अपना चार्ट बना के बताइए कि आपने पिछले 20 साल में कितने, पूछा गया है कभी आपसे? पूछते नहीं है। भारत एक महान लोकतंत्र है, सारे लोग घर में बैठे रहे, लोकतंत्र महान हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। क्या आप किसी प्रदर्शन में गए हैं? जी, इस सवाल का पूछे जगह, बहुत लोग जवाब नहीं दे पाएगा। तो ये और जो लोग भी प्रदर्शन में नहीं गया है, उसने कभी भी डेमोक्रेटिक होने के लिए मामूली वर्जिश तक नहीं की है। वोट डालना लोकतांत्रिक होने की प्रक्रिया का एक छोटा सा हिस्सा है, बहुत छोटा सा और मामूली सा हिस्सा है। चूंकि पता है कि आप यही कर सकते हैं, इससे ज़्यादा करने के लिए आपको ट्रेन नहीं किया गया, तो उसका हम लोग जश्न मनाते हैं। 62% वोट क्या है भाई? 62%, 64%, सब चीज़ को हम नंबर में सेलिब्रेट करने लगते हैं। तो जाइए, अगर वो आपके इसमें लिए नहीं आए, इसका वजह यही था कि ना तो उनके लिए कभी कोई आया, ना वो कभी उनके लिए गए। तो हम सब एक इस तरह के लोकतांत्रिक नागरिक में बदल गए हैं, जहां इसीलिए खतरा है कि ये जो नंबर आएगा ना, वो आपको भेड़ में बदल देगा। क्या इसके लिए कोई माध्यम हो सकता है? मालूम नहीं, वो हम ही लोग हैं, कुछ दिनों के बाद गायब कर दिए जाएंगे इस मीडियम से। one question. जो क्वेश्चन करता है वो पत्रकार जर्नलिज्म में ज़्यादा दिन नहीं टिका रहता है। हाँ, तो इसी बार के लिए देख रहे हैं, अगले बार हो सकता है ना भी आए हम। हाँ, All right, everybody. सच्चाई है जी मैम। So we'll हो be गया ना, taking ठीक। just 2 more questions. Just 2 more questions. Last 2. Yes, sir. Thank you. Thank you so much. Hello, Ravish ji. You really speak very well. I think one of the favorite speakers you are in the television and the journalism. मेरा क्वेश्चन है कि अगर हम ये 2-3 साल जो हम मान रहे हैं कि कलयुग है, उसको छोड़ दें और हम पीछे जाएं, तो क्या वो युग सतयुग था? क्या हम वापस जाकर उस युग में कह सकते हैं कि हमारी कंट्री में सब्सिडीज़ की कोई इश्यूज़ नहीं थे, आधार से रिलेटेड कोई इश्यूज़ नहीं थे, करप्शन से रिलेटेड कोई इश्यूज़ नहीं थे? एक दूसरा, माना कि टेलीविज़न पे वाकई ही आप जो कह रहे हैं वो बहुत सही है कि हर वक्त बहस, क्या सुने क्या ना सुने, क्या माने क्या ना माने, लेकिन क्यों ना हम लोगों की बुद्धि पे, क्षमता पे ये छोड़ दें, लोग खुद डिसाइड करेंगे कि ये वाकई कलयुग है तो ये चलता रहना चाहिए, ये कलयुग नहीं है। बिकॉज ग्राउंड पे आई थिंक सबको ये एहसास होगा कभी ना कभी कि क्या चल रहा है हमारे साथ और ये चलना चाहिए या बंद होना चाहिए। मुझे लगता है कि ठीक से कम्युनिकेट नहीं हुआ। मैंने ये नहीं कहा कि ये 3 साल कलयुग का है, मैं ये कह रहा हूँ कि कलयुग बहुत खूबसूरत चीज़ है, क्योंकि आपको उसमें भगवान राजा नहीं है ना, या राजा राजा नहीं है। आप भी राजा हो सकती है, मैं भी राजा हो सकता हूँ, मैं भी कुछ हो सकता हूँ, कोई दूसरा भी कुछ हो सकता है। इस सिस्टम को इस दौरान वो ख़त्म किया जा रहा है, जो कलयुग की ब्यूटी है। मैं प्रो कलयुग हूँ, मैं एंटी कलयुग नहीं हूँ। क्योंकि जो कबीर हैं, जो मीरा हैं, जो सूरदास हैं, जो तुलसीदास जी हैं, ये सब प्रतिभाएं हमको कहाँ मिलती? ज़रूरत ही नहीं होती अगर ये सतयुग होता तो ये लोगों के अधिकार की जो बातें हैं ज़रूर पहले भी हुई हैं। क्या पहले हुई हैं इसलिए आज जो हो रहा है उसको सही किया जाएगा? नहीं ना। तो जो पहले हुई हैं, तर्क ये होना चाहिए कि अब क्यों हो रही हैं, या ये होगा कि ये जो आज हो रहा है वो तो पहले भी हो रहा था। तो फिर हम प्रोग्रेस कहाँ कर रहे हैं अपने डिस्कोर्स में या अपने सवाल में? मेरा ये कहना है कि कलयुग का होना हमारे फायदे की चीज़ है, जहाँ हम लोग बने रहें। अगर लोग को अगर आप नंबर में बदल के ख़त्म कीजिएगा तो ये एंटी कलयुग बात हो जाएगी, फिर हमारे हाथ से सब कुछ चला जाएगा। तभी तो इस धरती में हम जीने के लिए आए हैं ना। मृत्यु लोग क्यों कहा जाता है? इट्स द बेस्ट टाइम। भगवान लोग क्यों रूप धर के आते हैं यहाँ पे? उनको भी पता है कि मौज मस्ती यही है।
तभी तो हमारे बीच में आते हैं, इतना करिश्मा करते हैं। इतनी सारी किस्से क्यों हैं? ओके हाँ जी सर, गुड इवनिंग। सबसे पहले तो मुझे अचरज है कि इस टाइम्स के मंच पे आपको बोलने का अवसर दे दिया। ओके, नाउ माय क्वेश्चन, we all know the menace of the screws of fake news these days, and mostly the right wing is guilty of manufacturing news. But what about the left wing? Are they always honest in their reporting and their perspective? Just one example, in the summer of this year, there was an agitation by farmers in which some bullets were fired and 5 farmers passed away. Now, no channel, or I would say the left-leaning channels, reported that the police were compelled to fire bullets because the farmers had turned violent. So what about this? So isn't it... वैसे ये लेफ्ट लीनिंग चैनल कौन सा है? सर आपको पता है सर, आई वोंट नेम, आई वोंट। ये मानता हूं कि अगर कोई है तो ये मैं नहीं कहता कि उनकी सारी रिपोर्टिंग सही है। जो गलत है वो दोनों तरफ गलत है। और किसानों पे जब गोली चली तो आप एक बार आर्काइव में जाके देखिए कि कवर कौन कर रहा था, तो आपको जवाब मिल जाएगा। दरअसल अगर आप देखेंगे टीवी के हिसाब से तो लगभग आप आराम से कह सकते हैं कि कोई कवर नहीं कर रहा था। बहुत छोटी छोटी खबरें की तौर पे खबरों की तरह आई हैं और वहाँ पे वो हिस्सा कवर हुआ जब नेता गया है, जैसे राहुल गांधी का दौरा हो गया या राहुल गांधी का दौरा नहीं होगा, वो वाला हिस्सा टीवी में ज़्यादा कवर हुआ। किसानों की ज़िंदगी वाला हिस्सा टीवी में कवर नहीं हुआ। तो ये जो टीवी है ना, ये एक अजीब तरह से कहता आपका है, होता किसी का नहीं है। आपको रूरल रियलिटी से वो काट के रखा है, तो कहीं रिपोर्टिंग तो नहीं हुई। मैंने तो नहीं देखी किसी और चैनल पे या सुना नहीं कि कोई उतनी प्रमुखता से, चाहे राइट विंग हो चाहे लेफ्ट विंग हो, किसी ने किया नहीं। वैसे अखबार के कुछ पत्रकार ज़रूर कर रहे थे, वहाँ के भी कर रहे थे और दिल्ली के भी अखबार वाले कर रहे थे। अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी